स्टार्ट करें? ओके, आप प्लीज ध्यान दो इधर, ठीक है। अब हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब आप लोग समझते हो? जीन एक्सप्रेशन, अगर मैं बोलूं जीन एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, आपका डीएनए से क्या बना? आरएनए, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? जीन एक्सप्रेशन। बच्चे बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको रेगुलेट, अब प्रोटीन बनाया है तो कोई ना कोई पर्पस भी रहा होगा प्रोटीन बनाने का, राइट? ठीक है, यानी कि अगर वो पर्पस है तो आप प्रोटीन बनाओगे, और पर्पस नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अगर आप धूप में जाते हो तो मेलेनिन प्रोटीन बनता है। क्यों बनता है? उसका क्या, उसका पर्पस क्या है? आपकी स्किन को शील्ड करना। किससे शील्ड करना? हाँ, सनलाइट से, सनलाइट से शील्ड करना, शील्डिंग इफेक्ट वो आपको देता है। तो यानी कि आप जब सनलाइट में जाओगे तो वो प्रोटीन बनेगा, क्यों? क्योंकि एक पर्पस है। बट व्हेन यू आर नॉट इन द सनलाइट, देयर इज नो पर्पस एंड प्रोटीन बनेगा नहीं। आई बात समझ में? समझ में आई बात? तो जब आपका पर्पस है तो आपका प्रोटीन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? अब आपका एक बात बताओ, प्रोटीन को अगर रेगुलेट करना है, कितने स्टेप्स हैं जिस पर आप रेगुलेट कर सकते हो? पहला स्टेप है बच्चे आपका ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई बात सुन, पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद क्या है आपका दूसरा स्टेप? प्रोसेसिंग लेवल। दूसरा स्टेप क्या है आपका? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए कहां से कहां? फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और चौथा स्टेप क्या है बच्चे आपका? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। समझ में आया? कितने स्टेप्स पर आप इसको रेगुलेट कर सकते हो? देयर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ ट्रांसलेशन। कौन से स्टेप पे आप रेगुलेट करोगे ताकि ये बेस्ट रेगुलेटेड हो? सबसे ज्यादा हमें किस पे रेगुलेट करना मतलब सही रहेगा? बताओ शौर्य, कहां पर इसको रेगुलेट करना सबसे ज्यादा सही होगा? सेकेंड, ओके। एशना थर्ड, पार्थ फोर्थ, आयशा 400 मार्क्स दिमाग में रखना। यस, अब बताओ थर्ड पे। परी? हाँ, ट्रांसलेशन पे, ठीक है। मैं आप सब लोगों के साथ नहीं हूं बेटा। फर्स्ट लेवल पे यार, फर्स्ट लेवल पे सबसे ज्यादा रेगुलेशन होगा। क्यों? क्यों? कहाँ पे भैया? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ जी। तो भैया भैया वाला नहीं, आप ये वाली बोतल ले। ले रहा था, बोतल नहीं ले रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके यस, फर्स्ट स्टेप पे हम क्यों करेंगे इसको सबसे ज्यादा रेगुलेट? आप ये सोचो, जैसे बीमारी होती है, ठीक है, आपको कोई डिसीज होती है, उसको हम कितने स्टेप्स पर रेगुलेट कर सकते हैं? पहला स्टेप कि आप उसको होने ही मत दो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हो गई है तो एकदम जल्दी से उसको डायग्नोज करो और खत्म कर दो, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, थोड़ा बहुत बीमारी है, हो गई है, ठीक है, उसके बाद आप उसे चेकअप करा रहे हो, ओके। चौथा स्टेप, भैया आप भगवान जी के पास हो कौन सा स्टेप बेस्ट स्टेप है टू क्योर द डिसीज? स्टेप 1। भाई देखो, स्टेप 1 इज द बेस्ट स्टेप। व्हाई? बिकॉज जब आपने पहले भी रोक दिया, आपकी सारी एनर्जी ही बच गई। भाई डॉक्टर के पास जाने का खर्चा, सब कुछ सब बच गया, ठीक है। मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट
इफ यू आर पेशेंट, तो वाई डिसीज होने की। और बच्चे पैसों की भी बात नहीं है, हेल्थ की भी तो बात होती है, अनकंफर्ट की भी तो बात होती है, राइट। तो अच्छा, अगर ये स्टेप मिस कर गए तो उसके बाद बेस्ट स्टेप कौन सा है? अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। चलो वो भी स्किप हो गया, फिर चल डिसीज हो गई यार, चेकअप तो करा ले, राइट। और अगर वो भी हो गया, वो भी मिस कर गए, तो भैया फिर तो जो कर्म करे थे उसके अनुसार रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। ओके, अब तो आपका बेस्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन क्या होता है, फर्स्ट या लास्ट? फर्स्ट स्टेप इज द बेस्ट स्टेप फॉर द रेगुलेशन। बताओ, ये बात समझ में आई नहीं? आप समझो ना, जब आपका यही स्टेप था कि आपने उसको ट्रांसक्राइब होने ही नहीं दिया। अच्छा, हर स्टेप पर एनर्जी लगती है, हर स्टेप पर एनर्जी लगती है, तो जब आपने इधर एनर्जी वेस्ट कर दी, तो सेकंड पे रेगुलेट करने का फायदा क्या? और ट्रांसलेशन तो सबसे खराब। क्यों? आपने यहां तक जब कर ही लिया, तो फिर यहाँ के लिए क्यों छोड़ रहे हो भैया? समझ में आई बात? ये समझ में आया? ये तो वही हो गया कि भैया मेरे 680 नंबर भी आ गए नीट में, लेकिन मेरे डॉक्टर बनने का मन नहीं है। अरे भैया पहले ही नहीं लाता, पहले ही पढ़ाई नहीं करता, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट डिसीजन कि आपको ट्रांसक्राइब करना है या ट्रांसक्राइब नहीं करना। बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे रेगुलेशन होते हैं? पहला, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग में कितने स्टेप्स हैं? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद आता है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इकोलाई की बात करते हैं। हु इज इकोलाई? अवर बेस्ट फ्रेंड। पूरा नाम क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई, सो यू नो दैट, ठीक है। ओके, इकोलाई करता क्या है बच्चे? ई कोलाई। अगर आप इसको लैक्टोज दे दो, क्या दे दो? लैक्टोज दे दो, तो ये उससे एनर्जी ले लेता है, ये उससे एनर्जी ले लेता है। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है? ये डाइसेक्राइड है। ये क्या है? डाइसेक्राइड। आई होप यू नो व्हाट इज डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? डाइसेक्राइड क्या होता है? जो दो सिंपल शुगर में डिवाइड हो जाता है। और मोनोसेक्राइड क्या होता है? जो फर्दर डिवाइड नहीं होता। ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, फ्रक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड, ठीक है। योर दिस लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। तो ये बना किससे? लैक्टोज बनता किससे बच्चे? ये बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब इसे तोड़ा जा रहा है, इसे तोड़ा जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसे तोड़ रहे हैं तो कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा? होगा, एक एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है बच्चे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पर एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। व्हेन देयर इज एंजाइम, व्हेनेवर देयर इज एंजाइम, एंजाइम होते क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। इसका मतलब उसका पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, फिर ट्रांसलेशन हुआ होगा। पहले स्टेप पे क्या हुआ होगा? ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या हुआ होगा? ट्रांसलेशन। बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में, ठीक है। अब ये वाला एंजाइम कब बनेगा? ये एंजाइम की रिक्वायरमेंट कब है? जब लैक्टोज है। जब लैक्टोज है तो तोड़ेंगे, नहीं है तो क्यों? समझ में आई बात? अगर लैक्टोज है ही नहीं और तब भी अगर आप ये एंजाइम बना रहे हो, तो यू व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर रिसोर्सेस। समझ में आया? अब आप लोग इधर हो, ठीक है, पंखा चल रहा है, आप लोग नहीं भी रहोगे तो भी पंखा चला के छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। क्यों नहीं छोड़ेंगे जी? यू आर वेस्टिंग एनर्जी, यू आर वेस्टिंग एनर्जी। समझ में आया? तो ये एंजाइम कब रिक्वायर्ड है? व्हेन देयर इज लैक्टोज। और जब ये लैक्टोज ना हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं होता। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। इकोलाई कहाँ पे ग्रो करता है? किसी मीडियम में ग्रो करता है, किसी मीडियम में ग्रो करता है जहां पर आप लैक्टोज डालोगे। आ रही है बात समझ में? अब इसको हम रेगुलेट करते हैं, इसको हम रेगुलेट करते हैं। और बच्चे, जिस चीज से हम रेगुलेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लैक ऑपरोन। उसे क्या बोलते हैं? लैक ऑपरोन। लैक ऑपरोन, ऑपरोन होता क्या है? when multiple protein या genes when genes for multiple proteins are commonly regulated by a single promoter, it is known as operon. It is known as operon. तो आप कह सकते हो when genes for
more than one protein, more than one protein is commonly regulated by single protein, single promoter, it is called ऑपरॉन। बच्चे ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लैक ऑपरॉन को डिस्कवर किसने करा था? मोनोड एंड जैकोब एंड मोनोड मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जैकोब एंड मोनोड कब डिस्कवर करा था? आई थिंक, पता नहीं क्यों मेरे को हर चीजों का ईयर 1971 याद रहता है, लेकिन इसका है कितना? ईयर नहीं दे रखा, छोड़ो हटाओ, मारो गोली। ठीक है, ईयर नहीं दे रखा, हटा दो। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका जैकोब एंड मोनोड मॉडल। इज दिस क्लियर बच्चे? अब ये मॉडल है क्या, समझा दो जी। रेडी हो लैक ऑपरॉन समझने के लिए? हो सकता है कि आज हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कर ले, अगर आप लोग तेजी में समझोगे तो। ठीक है, आज एंजल का पूरा नुकसान होगा। चलोगे, अभी तो ध्यान दो। अरे भैया लिख लेना बाद में। समझो बच्चे, इसमें होता क्या है, आपका एक सिंगल वो है डीएनए। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? PIPO। एक सेकेंड, ये आपका डीएनए पूरा सिंगल। ठीक है, PIPO ZYA, ये आपका पूरा जीन का स्ट्रक्चर है। PIPOZYA। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर जीन। नाउ P इज प्रमोटर, I इज इनहिबिटर। ये क्या है? इनहिबिटर। ठीक है, प्रमोटर, ऑपरेटर, Z इज अ जीन दैट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके बाद ये परमिएज और ये ट्रांस एसिटाइलेज, अभी बता रही हूँ क्या होता है। ठीक है, समझ जाओ। P क्या है आपका? जैसे मिटा करके एकदम फ्रेश बोर्ड पे नया बना ले हैं, है ना? नया बना लेते हैं। ओके, तो वी विल मेक फ्रेश लैक ऑपरॉन। भाई इधर ध्यान दो, ये है आपका इस तरीके से प्रमोटर। सबको पता है क्या होता है? PIPOZYA, राइट। और एक ऐसा और बनाएंगे, और ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है बच्चे? डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? जल्दी बताओ। बट किस लेवल पे है? हाँ, आरएनए लेवल पे। किसने बोला आरएनए? नालायक, प्रमोटर है ना बच्चे, प्रमोटर तो डीएनए में होता है ना। ठीक है, समझ में आया? ये कौन से लेवल पे है? डीएनए लेवल पे। ठीक है, पी आपका प्रमोटर है। पी आपका क्या है? पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, आपका आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, और ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। ठीक है, और Z कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, Y कोड्स फॉर परमिएज, एंड A कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। आई बात समझ में थी? ठीक है, ये इनके मैंने वो लिख दिए कि कौन कौन क्या क्या बनाता है। तो P इज प्रमोटर, I इंड्यूसर नहीं है, इट इज इनहिबिटर दैट कोड्स फॉर रिप्रेसर। वो किसके लिए कोड करता है? रिप्रेसर के लिए। O इज ऑपरेटर, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज, द एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ
लैक्टोज किसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है? लैक्टोज के लिए। वाई परमेज इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब होता क्या है बच्चे, ये वाला प्रमोटर जो है इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर जाता है, इस पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर जाता है एंड इट मेक्स दिस आई, इस आई जीन को क्या कर देता है? बना देता है, ठीक है। तो आई जीन ने क्या बना लिया? एमआरएनए बना लिया। ये क्या है? एमआरएनए, ठीक है। ये आई जीन क्या बनाएगा? फिर एक प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन क्या है? रिप्रेसर। ये प्रोटीन क्या है? रिप्रेसर। प्लीज ध्यान दो, ये प्रोटीन आपका रिप्रेसर है। ये रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर जाता है। ये इस रीजन पे क्या कर जाता है? ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर जाता है, ड्यू टू विच आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट कम ऑन दिस प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाता, तो नो ट्रांसक्रिप्शन of beta galactosidase permease and transacetylase। और ये सब कब हो रहा है बच्चे? ये सब कब हो रहा है? when lactose is not there in the medium, when lactose is not present in the medium। ठीक है, समझ में आया? मुश्किल लग रहा है? किस किस को मुश्किल लग रहा है? लग रहा है। पी क्या है? प्रमोटर। आप ये समझो, इनहिबिटर के लिए एक अलग प्रमोटर है और बाकी सब के लिए एक अलग प्रमोटर है, ठीक है। ये वाला हमेशा एक्सप्रेस करता है मतलब आरएनए बनाता है और प्रोटीन बनाता है। तो इसने क्या बना लिया? एमआरएनए बना लिया और प्रोटीन बना लिया। ये प्रोटीन, अब ये वाला प्रमोटर जो है ना, ये फ्री नहीं है। इसको कौन रेगुलेट करता है? ऑपरेटर। इसको कौन रेगुलेट करता है? ऑपरेटर। जैसे ही आपका रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज इधर नहीं आ पाता, और क्योंकि इधर आया नहीं तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? किस किस को समझ में थोड़ा बहुत आया? थोड़ा बहुत किस किस को आया? थोड़ा बहुत आया। सारे समझ में आया? पार्थ, इश्ना, आयशा, परी, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब होगा क्या? इधर भी क्या होगा? इधर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आई जीन क्या बना देगा? एमआरएनए बना देगा। क्या बनाएगा बच्चे? एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से क्या बनेगा? रिप्रेसर बनेगा। क्या बनेगा? रिप्रेसर तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। ये रिप्रेसर एक्टिव होता है। ये रिप्रेसर क्या होता है? एक्टिव। अब मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो इधर आ गया लैक्टोज। ये क्या आ गया? आप ये समझो, ये रिप्रेसर था और ये लैक्टोज। तो इस लैक्टोज ने इस रिप्रेसर को, एक्टिव रिप्रेसर को बाइंड कर लिया। एक्टिव रिप्रेसर को क्या कर लिया? बाइंड कर लिया, राइट। तो ये क्या हो गया? ये वाला रिप्रेसर कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। और जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो मुझे ये बताओ कि क्या ये जाकर के ऑपरेटर को बाइंड करेगा? नाउ दिस रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर सकता। दिस रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, ठीक है। अब ये उसको बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से Z क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या बनाएगा? परमिएस। और ये क्या बनाएगा?
एसिटाइलेज। बताओ ये बात समझ में आया नहीं आया? समझ में आई बात? ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया। अब ये बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ देगा। अब लैक्टोज खत्म, अब फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो बन ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझे? जब लैक्टोज आया, उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने लैक्टोज को खत्म कर दिया, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, परमीएज का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परमीएज? परमीएज क्या कर रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परमीएज? बच्चे, परमीएज allows the lactose to enter inside the cell. परमीएज लैक्टोज को परमिशन देता है कि अंदर आओ। अब प्लीज ध्यान से सुनना, परमीएज होगा तो लैक्टोज अंदर आएगा, और लैक्टोज अंदर आएगा तो परमीएज होगा। समझे? वही तो, जब आपका परमीएज होगा तो वो लैक्टोज को अंदर आने देगा, और जब लैक्टोज अंदर आएगा तो परमीएज बनेगा। नहीं समझ में आया? बात है समझे? फिर तो बन ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। अब ये सोचो, आपको भूख लगी है, बनाओगे तब खाओगे, और बनाओगे जब जब खाओगे, तो ना खाओगे ना बनाओगे। तो अभी क्या हो गया? शक्ल ऐसी क्यों बना रही हो? ओके, ठीक है, तो होगा क्या बेटा? देयर इज अ लीकी एक्सप्रेशन। अब मान लो अगर आप लोग घर में भूखे भी हो, ठीक है, तो भैया लीकी एक्सप्रेशन तो होता है, घर में कुछ भी नहीं है तो भी कुछ तो होता है। कुछ नहीं मिली, नमक खा ले रहे यार, वो तो होगा। अपने घर का नमक तो हर कोई खाता है। ओके, अरे छोड़ो, फ्रिज में से निकाल के कुछ खा लेना अगर हो तो। हाँ, फ्रिज में मैगी? ओ थैंक गॉड। चलो ओके ओके ओके, खा लेना। उसे बोलते हैं लीकी एक्सप्रेशन। उसे क्या बोलते हैं? लीकी एक्सप्रेशन। देयर इज ऑलवेज अ लीकी एक्सप्रेशन ऑफ परमीएज। परमीएज का नहीं, सभी का लीकी एक्सप्रेशन होता है। तो थोड़ा थोड़ा, अब देखो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन ऑल द टाइम है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन ऑल द टाइम है। फिर यही परमीएज लैक्टोज को अलाउ करेगा तो एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, और फिर आके बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज को खत्म कर देगा, फिर एक्सप्रेशन फिर से कैसे हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। अब बताओ समझ में आई ये बात या नहीं? अब इसे नोट डाउन करना। ट्रांस एसिटाइलेज बच्चे वो कोई ग्रुप ट्रांसफर करता होगा जिसका फंक्शन क्लास 12 में नहीं है। सो जस्ट एंजॉय एंड चिल मारो, ठीक है? कर लो इसे। अब बच्चे इसी टॉपिक पे अब हमारे पास ना दो ऑप्शन है। पहला कि मैं फटाफट बोर्ड रब करके और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूं। Ishna is very much happy in this. दूसरा, मैं इसके कुछ आप लोगों से वो पूछूं, क्वेश्चंस पूछूं। जस्ट पिक वन, आई विल डू दैट। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर ले, ठीक है? आप लोगों को समझ में आया बच्चे? आई सबसे पहले इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इनहिबिटर का मतलब होता है इनहिबिट कर देना, रोक देना। इंड्यूसर का मतलब होता है इंड्यूस करना, किसी चीज को प्रमोट करना। समझ में आया? तो ये अलग अलग है, आई अलग है, इधर इनहिबिटर है। इंड्यूसर गलती से भी मत लेना। यहाँ पे जो रिप्रेसर बनता है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है? आपका रिप्रेसर एक्टिव है, उसको इनएक्टिव करने के लिए कौन चाहिए? लैक्टोज चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो अगर अच्छा, अब ये हो गया आपका लैक्टोज। अब अगर ऐसा कुछ हो, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर आपका रिप्रेसर प्रोटीन में या जीन विच इज कोडिंग फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, उसमें कोई म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया जी? म्यूटेशन हो गया, और रिप्रेसर बन तो रहा है लेकिन एक्टिव नहीं बन रहा, यानी कि बन तो रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर रहा, तो मुझे ये बताओ कि अब जो आपका रिप्रेसर होगा, मतलब लैक ऑपरॉन पे क्या फर्क पड़ेगा? रिप्रेसर अब एक्टिव नहीं बन रहा, यानी कि रिप्रेसर ऑल द टाइम इनएक्टिव है।
रिप्रेसर ऑल द टाइम इनएक्टिव है, क्या वो बाइंड करेगा ऑपरेटर को? जी नहीं। यानी कि आपका जो गैलेक्टोसाइडेज है, परमिएज है, ट्रांसएसिटाइलेज है, परमानेंटली स्विच ऑन, परमानेंटली स्विच ऑन हो गया। अब लैक्टोज है या नहीं है? अबे बेटा वो हमेशा बनता रहेगा, वो हमेशा बनता रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। सोचो एक टीचर हो कि बच्चे है नहीं है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, परमानेंटली स्विच ऑन हो चुका है टीचर, राइट? ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, ये हुआ एक केस कि अगर आपके रिप्रेसर में कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, अब ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो परमानेंटली वो स्विच ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं रिप्रेसर की। अब बात करते हैं रिप्रेसर की। रिप्रेसर कैसे अलाउ करता है लैक्टोज को अंदर आने के लिए? ऑब्वियसली बाय बाइंडिंग टू द मेम्ब्रेन। कैसे अलाउ करता है? मेम्ब्रेन को बाइंड करके, किसी चैनल पे बाइंड करता होगा, लैक्टोज को अलाउ करता होगा, है ना? कुछ तो करता होगा, काम करता है तभी तो नाम है। ठीक है, अब म्यूटेशन तो हुई, परमिएज में हो गई। क्या हुई? परमिएज में हो गई। अब लैकोप्रोन का क्या होगा? सोचो, परमिएज अब इनएक्टिव है, बेटा परमिएज इनएक्टिव है, वो कभी भी लैक्टोज को अलाउ करेगा ही नहीं अंदर आने के लिए। यानी कि इनहिबिटर हमेशा ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। लैकोप्रोन परमानेंटली स्विच्ड ऑफ, परमानेंटली स्विच्ड ऑफ। म्यूटेशन इन रिप्रेसर परमानेंटली स्विच्ड ऑन। म्यूटेशन इन परमिएज परमानेंटली स्विच्ड ऑफ। समझ में आया? अब बात करते हैं लैक्टोज की। अब इसके तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, किसकी? लैक्टोज की। लैक्टोज क्या है? जब इसको तोड़ते हैं तो क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हमारे इकोलाई को क्या खाना है? गैलेक्टोज खाना है, ग्लूकोज खाना है, या लैक्टोज खाना है? हमारे इकोलाई को ग्लूकोज खाना है। अगर मैंने मीडियम में लैक्टोज के साथ ग्लूकोज डाल दिया तो क्या वो लैक्टोज को तोड़ेगा? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ रोटी रखी, यहाँ पिज्जा रखा, क्या खाओगे? ऑब्वियसली पिज्जा। तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में कभी भी लैक्टोज वाला ये ऑपरॉन तब भी वो स्विच ऑफ हो जाता है। आई बात समझ में? तो हमारे इकोलाई का फेवरेट खाना कौन सा है? ग्लूकोज या लैक्टोज? ग्लूकोज उसका फेवरेट खाना है। इस मॉडल को डिस्कवर किसने किया था? जैकोब एंड मोनोड। जैकोब एंड मोनोड। बच्चे अब मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? अब इतना काफी है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थोड़ा सा इंट्रो दे दूं? दे दूं? चलो अब इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो। फाइनली अब हमारा आ गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम, हमारा जीनोम कितना बड़ा है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है बच्चे। इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात ये क्या था? मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट मतलब इसको एक कंट्री ने लीड किया था या मल्टीपल कंट्रीज ने? तब मल्टीपल कंट्रीज ने लीड करा था। इंडिया वॉज इन अदर्स। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता अदर्स में भी था या नहीं। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? तो अब इस प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस थी? इस प्रोजेक्ट से क्या क्या हम लोगों ने सीखा, क्या क्या हम लोगों ने जाना? बच्चे जितना भी जीनोम के बारे में आज हमारे को नॉलेज है वो सारा कहाँ से आया था? इस प्रोजेक्ट से। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने साल लगे थे? 13 साल। ये 13 साल का एक मेगा प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब इसके कुछ गोल्स थे। भाई देखो, आप एक बात याद रखना, और इसमें पैसा कितना लगा था और इसका काम क्या करना था? बच्चे एक बात याद रखना, ह्यूमन जीनोम कितना बड़ा होता है? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स होते हैं जी? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। आप कहोगे ये हैप्लॉइड का है, डिप्लॉइड तो 6.6 होता है। लेकिन बच्चे हमारा तो हैप्लॉइड से ही काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा?
क्योंकि डिप्लॉयड तो उसी का डुप्लीकेट ही तो है। अगर आपने आधे का भी पता लगा लिया तो दूसरा आपको पता लग जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी बच्चे? सबसे पहली बात, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की भी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कॉस्ट कितनी थी? हाँ, $3 पर बेस पेयर। एक बेस पेयर की कॉस्ट $3, ठीक है। और एक डॉलर का कितना वैल्यू होता है जी? 83, ठीक है। 250 से ऊपर कॉस्ट आ गई, 250 से तो ऊपर आ गई यार, मान लेते हैं, ठीक है। 200 से तो ऊपर ही है पर बेस पेयर। अब लगा लो ये कितना होगा, कितने पैसे लगे होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। समझ में आया? अब बात ये था, हमें करना क्या था, हमें हर एक बेस पेयर की नॉलेज चाहिए थी। हमें पता होना चाहिए था कि ए के बाद टी है, टी के बाद जी है, सी है, ए है, टी है। ये इतने बेस पेयर्स की जानकारी हमारे को चाहिए थी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में? ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या थे बच्चे? सबसे पहला गोल देखो, आइडेंटिफाइंग अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम। हमें सारे जीन्स का पता लगाना था। और एक और बात बता दो बच्चे, जब इस जीनोम प्रोजेक्ट को करा जा रहा था उस टाइम पर हमें ये भी आइडिया नहीं था कि ह्यूमन जीनोम में कितने सारे जीन्स होते हैं। अंदाजा पहले ये लगाया गया था कि 60,000 से 70,000 तक जीन्स होते हैं, लेकिन बाद में हमारे को क्या पता लगा, सिर्फ 20,000 से 30,000 होते हैं। ठीक है। Determine the sequences of the 3 billion chemical base pairs. Store the information into databases. आपको information को किसमें स्टोर करना था? डेटाबेसेस में। ये जो सीक्वेंस आएगा ATGCCC, ठीक है, ये सीक्वेंस आप बैठ के कॉपी में लिखोगे, डिक्टेट करोगे? किसी को डिक्टेट कर सकते हैं क्या? नहीं। और या फिर आपने आइडेंटिफाई करा और छोड़ दिया? नहीं, आपने उसको ऑर्गेनाइज किया। आपने उसको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज किसमें करते हैं? डेटाबेसेस में। यू कैन चेक, देयर इज अ डेटाबेस नोन एज NCBI। यहाँ पर आपको सबके जीनोम्स मिल जाते हैं। जिसका भी जीनोम आपको सर्च करना हो, ह्यूमन का भी जीनोम इधर आपको मिल जाएगा। आपको जोन से क्रोमोसोम का सीक्वेंस चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको जिस भी जीन का सीक्वेंस चाहिए आपको वो मिल जाएगा। All the information that was gained through this project was compiled at this database। और क्या सिंगल डेटाबेस है बच्चे? ये सिंगल नहीं है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिसमें हमने ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे टूल्स डेवलप करे so that we can actually identify, ठीक है, the functions of unknown genes and everything। तो वो सब भी हमने पता लगाया था। Now improve the tools for the data analysis, ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू द न्यू डिपार्टमेंट। हमें यही इंफॉर्मेशन कहीं और बतानी थी ताकि वो लोग यूटिलाइज कर सके। आज अगर आपको डिसीज का ट्रीटमेंट करवाना हो तो आप क्या कर सकते हो? जीनोम सीक्वेंसिंग करा करके आप अपने लिए कस्टमाइज्ड मेडिसिन भी बनवा सकते हो। द मेडिसिन दैट विल सूट टू यू इन अ बेटर वे। समझ में आया ये बात या नहीं आया? आई बात समझ में? ठीक है। नाउ एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। बच्चे बहुत लोगों को पता है, हाँ, आप लोगों ने सुना होगा देयर इज अ पार्शियलिटी। होती है नहीं होती है? हर वही लोग करते हैं ना, ठीक है। बट क्या उसका कोई साइंटिफिक बेस है? क्या ऐसा है कि हमें 25 क्रोमोसोम है, 25 पेयर है, उनमें 23 पेयर है तो वी आर सो रिच टाइप है? ऐसा कुछ नहीं है यार। एवरीवन दे हैव 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो पार्शियलिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी जेनेटिक बेसिस नहीं है। बच्चे ये बात समझ में आई या नहीं? एक बात याद रखना, चंद्रयान 2 was a 11-year project and this was a 13-year project। अगर आप चंद्रयान 3 को देखने के लिए, इफ यू वर एक्साइटेड, बट दोज वर ओनली द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? इसके लिए मल्टीपल कंट्रीज दे वर एक्साइटेड, ठीक है। इनफैक्ट जिस टाइम ये पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ था उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था? टुडे वी हैव लर्नड अ लैंग्वेज ऑफ गॉड इन विच ही हैज रिटन अस, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। समझ में आई बात? तो आपने वो लैंग्वेज सीखी, क्योंकि हमारी तो भैया जो पूरी की पूरी लाइफ है वो कैसे लिखी गई है? 4 अल्फाबेट्स में ही तो रखी गई है। एडिनोसिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसकी इंफॉर्मेशन बदल लो,
सिकल सेल एनीमिया क्या है? GUG का GAG हो गया जी, अपनी तो वाट लग गई, राइट। एक केमिकल बेस पेयर चेंज होने से बंदे की लाइफ पूरी खराब हो जाती है। ये वाली बात सोचो, किसी का एक क्रोमोसोम ही गायब हो जाए, राइट। तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अब इसमें बच्चे ये वाली बात भी आती है कि आपने पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया किस तरीके से, क्या मेथड फॉलो करा, वो बात भी आती है। क्या मेथडोलॉजी आप लगाते हो जीनोम सीक्वेंसिंग में, और पता कैसे लगाओगे, सीक्वेंस कैसे करोगे, समझाऊं क्या? क्या हो गया आयशा, अभी से ही नाराज? हाँ, नींद आ रही है, नींद आ रही है? खड़ी हो जाओ, जाओ खड़ी हो जाओ, नींद सारी भाग जाएगी यार, हद हो गई यार। अभी तुमको भी आ रही है? खड़े हो जाओ। आज की क्लास यही टर्मिनेट कर दो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी मेथडोलॉजी बता दूंगी। हाँ, तो हम मेथडोलॉजी पूरी डिस्कस करेंगे, और आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग कल की क्लास अगर आप मेरे को 1.5 घंटे की दे दो, ट्रस्ट मी योर चैप्टर विल गेट ओवर टुमारो एट 4 बजे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।